क्या करना होगा ना कि घर जाके किताब कॉपी तो खोल के देखना होगा ना, पढ़े क्या थे, एक बार लिखना होगा ना। ये वाला डिपार्टमेंट आप लोगों का। लिख दिए? बातें समझ भी गए? समझ दिए? समझे क्या कहना चाहता है ये बजलिए साहब? समझ में आ गया? अब देखो, इसको काउंटर कर दिए एवोगाड्रो साहब, और एवोगाड्रो साहब का बात प्रूव हो गया, तो उससे बना एवोगाड्रो लॉ। इसमें क्या कहा गया कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस all gases contain equal number of molecules at STP और NTP। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ही है ना, बस एक अक्षर का अंतर है, एटम और मॉलिक्यूल। अब मेरे साथ एग्जांपल देख लेना, तब फिर से एक बार लिखना सब। 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस, मॉलिक्यूल की संख्या 6.022 इंटू 10⁻, एटम लिखोगे कि मॉलिक्यूल लिखोगे? मॉलिक्यूल लिखोगे। एट एसटीपी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। ठीक है जी, ठीक है। 22.4 लीटर ऑफ ओजोन गैस, बोलो 23 क्या मॉलिक्यूल। एटम में तो 2 गुना इतना और 3 गुना इतना हो गया, लेकिन मॉलिक्यूल तो O2 ही है, मॉलिक्यूल तो O3 ही है। 22.4 लीटर ऑफ मीथेन गैस, मॉलिक्यूल की संख्या बोलो। तो कहां कुछ बदल रहा है? वॉल्यूम जब हम इक्वल ले रहे हैं तो सब 1 मोल के बराबर हो गया, और 1 मोल में मॉलिक्यूल की संख्या 6.022 into 10⁻10। This volume is also equal to 1 mole and this number is also equal to 1 mole, है ना। अब कोई भी गैस लोगे, that is why the written is all gases, कोई भी गैस ले लो, मॉलिक्यूल की संख्या
इक्वल ही होगा। गैस कोई भी ले लो, मॉलिक्यूल की संख्या इक्वल ही होगा। बस इतना ही चल लो, एवोगाड्रो लॉ और बर्जेलियस हाइपोथेसिस लिख दो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर भी लिख सकते हैं, एट एसटीपी भी लिख सकते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर लिखने से होगा क्या कि आपकी मर्जी से कोई भी वॉल्यूम और कोई भी टेम्परेचर। लिख दिए? कोई समस्या? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बिना लॉ पढ़ाए पिछले ही क्लास में ये बातें हुई थी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। एक बार देखे थे क्या? जितना नंबर ऑफ मोल बढ़ते जाएगा उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे क्या? और साथ में हम लोग पढ़े थे कि नंबर ऑफ मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, 2 मोल का वॉल्यूम 2 गुना 22.4 लीटर। जितना नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, और नंबर ऑफ मोल इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये दो बात पढ़ के तीसरा बात प्रूव हुआ क्या? ये इक्वेशन 1, एक मिनट लिखना नहीं, इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखना, नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बढ़ेगा। यानी यानी वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या रिश्ता हुआ? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यही बात न कहते हैं एवोगाड्रो साहब। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझता है ना सब। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा, जितना ये बढ़ेगा उतना ही वॉल्यूम बढ़ेगा क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। एक्चुअली में यही जो मूल कंसेप्ट में हम लोग टूटे फूटे भाषाओं में पढ़ रहे थे, उसी को एवोगाड्रो साहब क्या किए, एक जगह पे कर दिया और लॉ बना दिया कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना? तो मैथमेटिकली यही है ना? मैथमेटिकली देखो तो, लिख दो।
अब एक रहस्यमय बात पूछेंगे आपसे कि बर्जिलियस साहब को क्या नहीं पता था जो एवोगाड्रो साहब को पता हो गया। दैट इज एप्लीकेशन ऑफ एवोगाड्रो लॉ, है ना। क्या पूछे, बर्जिलियस साहब को क्या नहीं पता था जो एवोगाड्रो साहब को पता था। एवोगाड्रो साहब को यह पता चला कि एक मॉलिक्यूल दो एटम से ही सिर्फ नहीं, तीन एटम से भी बन सकता है, पांच एटम से भी बन सकता है, डिफरेंट एटमों से भी बन सकता है ना। और एग्जैक्टली एवोगाड्रो साहब मॉलिक्यूल को क्लासिफाई किए थे होमो एटॉमिक, हेटेरो एटॉमिक, है ना। और बताया कि मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी होती है ना। और अकॉर्डिंग टू एटॉमिसिटी द गैसेस आर मोनोएटॉमिक, डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक। समझ में आ रही है ये बात। एवोगाड्रो साहब को क्या पता था जो बर्जिलियस साहब को नहीं पता था। तो हम लोग बात करेंगे सर, एटॉमिसिटी नहीं पता था। उनको लगता था कि हर मॉलिक्यूल दो एटम से बना होता है और इसीलिए दुगुना 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 वाला सारा मॉलिक्यूल सही होगा और अपना एक पूरा हाइपोथेसिस पेश कर दिया। यदि उनको पता होता कि नहीं, एक मॉलिक्यूल तीन एटम से भी बन सकता है, एक मॉलिक्यूल चार एटम से भी बन सकता है, तो वो बात कभी नहीं कहते। कोई कहते क्या, है ना। तो हमेशा बदल जाएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ एवोगाड्रो लॉ, एप्लीकेशन ऑफ एवोगाड्रो लॉ। पहला एप्लीकेशन है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, number of atom consisting a molecule, number of atom consisting a molecule known as atomicity। ठीक है, number of atom consisting a molecule known as atomicity। according to this one, molecule classify as homoatomic, heteroatomic, है ना। सबसे पहले होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, दूसरा हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एंड मॉलिक्यूल इज द यूनिट ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल इज द यूनिट ऑफ कंपाउंड। और मॉलिक्यूल दो तरह का है ना, मॉलिक्यूल दो तरह का, होमोएटॉमिक, हेटेरोएटॉमिक। होमो का मतलब सेम, होमो का मतलब सेम, सेम एटम, मॉलिक्यूल कंसिस्ट फ्रॉम सेम एटम। हेटेरो, हेटेरो का मतलब डिफरेंट, मॉलिक्यूल कंसिस्ट फ्रॉम डिफरेंट एटम कॉल्ड हेटेरोएटॉमिक। मॉलिक्यूल consist from same atom called homoatomic molecules। molecules consist from different atom known as
हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। लिख दिया? लिख दिए? होमोएटॉमिक और हेटेरोटॉमिक तो समझ गए हो। अच्छे से समझना है। होमोएटॉमिक, हेटेरोटॉमिक समझना एक ही बार है, समझ आ गया तो आ गया। हेटेरोएटॉमिक किसको बोलेंगे? बोले सर H2O को बोलिएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। CH4 को बोलिएगा, NH3 को बोलिएगा, N2O को बोलिएगा। ये लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर, है ना? कौन कौन सा मॉलिक्यूल है ये रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। क्या समझना? कि डिफरेंट एटम से बना होगा, है ना? और होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल 3 तरह का होता है। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल 3 तरह का, है ना? पिछले दिन एक बच्चा इनोसेंट सवाल पूछा था हमसे, सर मॉलिक्यूल और कंपाउंड में अंतर बताइए। ये ऐसे ही सवाल था जैसे लोग पूछ सकता है सर राम और रावण में अंतर बताइए, है ना? मॉलिक्यूल और कंपाउंड में अंतर समझ में आ रहा है आपको? मॉलिक्यूल इज द यूनिट ऑफ कंपाउंड, जो सेम एटम से बनेगा होमोएटॉमिक कहलाएंगे, जो डिफरेंट एटम से बनेगा क्या? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में एक होता है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। दूसरा होता है डायटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखो ये भी डिफिनीशन से क्लियर हो रहा होगा आपको। और ये एक होता है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी इसकी कितनी होगी? 1 होगी। इसकी एटॉमिसिटी 2 होगी, और इसकी एटॉमिसिटी मोर देन 2 होगा, है ना? डिफिनीशन भी वैसे देख सकते हैं। एक एटम से बनने वाला भी मॉलिक्यूल होता है। यू नो द एग्जाम्पल्स, यू नो द एग्जाम्पल्स। एक एटम से बनने वाला मॉलिक्यूल, डिफिनीशन कोई गलत कर देता, ये एग्जाम्पल डिफिनीशन कोई गलत कर देता। अब यहां पे एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड में डिफरेंस खोजना, वैसे ही हो जाए। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, these are the gases and consist from only one atom। बस इतना ही एग्जाम्पल है। कौन सा वो मॉलिक्यूल्स है जो एक ही एटम से बना है? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। भूल जाते हैं आप लोग, याद तो सब कुछ रहता है। आप याद रखिएगा, जो इनर्ट गैस होगा, जो नोबल गैस होगा, वो एक ही एटम से बना हुआ होगा, है ना? एटॉमिसिटी 2, O2, N2, F2, Cl2, Br2। ज्यादातर मॉलिक्यूल तो आपको ऐसा ही वाला याद रहता है ना?
पॉली एटॉमिक में मोर देन 2 एटॉमिसिटी O3, इसको ट्राई एटॉमिक बोलते हैं। P4 टेट्रा एटॉमिक बोलते हैं। S8 ऑक्टा एटॉमिक बोलते हैं, है ना। तो ये सब पॉली एटॉमिक वाले ग्रुप में आता है, ये डायटॉमिक वाले में, और ये मोनोएटॉमिक वाले, और एक हेट्रोएटॉमिक होता है। यानी केमिस्ट्री में हर तरह का मॉलिक्यूल यहीं पे है, इतने ही तरह के मॉलिक्यूल होगा। तो जवाब मिला। एवोगाड्रो साहब को क्या पता था जो बर्जीलियस साहब को नहीं था? एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। एटॉमिसिटी के बारे में बर्जीलियस साहब जान नहीं रहे थे। क्या? अब एटॉमिसिटी निकलता कैसे? यानी कैलकुलेशन के हिसाब से, मैथमेटिकली एटॉमिसिटी हमें निकालनी, कैसे निकलेगा, है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि मॉलिक्यूल अननोन हो जाता है, मतलब हमको नहीं पता, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर मास इतना है, तो मॉलिक्यूलर मास को एटॉमिक मास से भागा दे देते हैं तो एटॉमिसिटी निकल जाएगा। देखें, बोलो ना, इस सब में कोई दिक्कत है किसी को? दिक्कत होने भी नहीं चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी बराबर मॉलिक्यूलर मास बाई एटॉमिक मास। अब ऊपर ग्राम लगा देना तो नीचे भी ग्राम लग जाएगा, ऊपर में रिलेटिव लगेगा तो नीचे भी रिलेटिव लगेगा, यानी ऊपर एमयू में लिखोगे तो नीचे एमयू, एमयू में ग्राम में लिखोगे तो नीचे भी ग्राम में। ठीक है। एटॉमिसिटी बराबर मॉलिक्यूलर मास बाई एटॉमिक मास। जैसे एक आध को देख लो, एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन से, क्वेश्चन ही कर देते, ये मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हैज ग्राम मॉलिक्यूलर मास 48 ग्राम per mole, then calculate the atomicity of molecule। देखो कैसे क्वेश्चन बन जाता है, और क्वेश्चन बनते ही हाँ आप लोग परेशान हो। फ्री होगा, कैसे निकाले? मॉलिक्यूलर मास बाय एटॉमिक मास। नहीं, नहीं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है ये सवाल।
एटॉमिसिटी बराबर क्या लिखेंगे? एटॉमिसिटी बराबर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो 48 लिखा है खुद ही, बाई ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 लिखा है ना सवाल में, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 48 है ना, और एक एटम ऑक्सीजन का मास 16, तो 16 3 से कट गया। अरे समझा? एटॉमिसिटी 3। नेम ऑफ मॉलिक्यूल पूछ दे, फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल पूछे, तो फॉर्मूला भी आप बनाओगे ना इससे। ऑक्सीजन है वो खुद ही लिख रहा है, तो ऑक्सीजन तो लिखेंगे ही, इसमें साथ में एटॉमिसिटी लिखनी होती, तो कितना लिख देंगे? 3। ठीक है, 3 आया एटॉमिसिटी, और नेम ऑफ मॉलिक्यूल आंसर। बहुत ही आसान सवाल, एटॉमिसिटी कैलकुलेट करना, अब इससे आसान और हो ही क्या सकता भाई। बोलिए कोई दिक्कत है तो। एक और फॉर्मूला आप लोग इसमें एडिशन के तौर पर रखिए, मॉलिक्यूलर मास बराबर, अरे वाह तुमको देखो पता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी बाई एटॉमिक मास। अलग से तुम लोग लिख देना नीचे एक और फॉर्मूला एटॉमिसिटी निकालने के, है ना, कि हम लिखेंगे तब लिखोगे, अलग से लिख देना एक और फॉर्मूला है। यदि कहीं पे वेपर डेंसिटी लिखा हुआ हो तो क्या करना है? 2 से गुणा कर देना, ठीक है। लिखे? ठीक। सवाल बनाओ। चार।
4। फॉर्मूला इज P4। फास्फोरस मॉलिक्यूल टेट्रा एटॉमिक ही होता है। एक एप्लीकेशन पढ़ा है एवोगाड्रो साहब का कि इन्होंने ही पहली बार एटॉमिसिटी के बारे में बताया। इन्होंने ही समझा कि एक मॉलिक्यूल केवल 2 एटम से नहीं और भी ज्यादा एटमों से बन सकता है ना। और ये नंबर इनफाइनाइट तक जा सकता है। ऐसा नहीं कि सर 2 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 5, ऐसा नहीं। 100, 200, जैसे वो मॉलिक्यूल लिख देते हैं यहाँ पे देखो C55, H72, O6, N4, Mg। ये भी एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है। जानते हो किसका? क्लोरोफिल का। अब बताओ, क्लोरोफिल में एक ही मॉलिक्यूल में इतना सारा एटम है। इसमें तो टाइप्स ऑफ एटम 1 2 3 4 5, ये तो 5 तरह का एटम रखता है। इसमें 55 एटम, एक मॉलिक्यूल में 55 एटम कार्बन का लगा है, 72 एटम नाइट्रोजन का लगा है, 6 एटम ऑक्सीजन का, 4 एटम नाइट्रोजन का, 1 एटम मैग्नीशियम का। तब जाके एक मॉलिक्यूल क्लोरोफिल बना है। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है ना। एक वाटर मॉलिक्यूल इससे कम कर दो तो क्लोरोफिल बी बन जाएगा, है ना। क्लोरोफिल CDE तक होता है, C55, H70, O5, N4, Mg। अब देखो ये फॉर्मूला भी याद रहे, 72 और 6 है, 70 और 5 है। H2O का कमी, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी में। अलग से कहीं पे लिख देना ये सब फॉर्मूला वगैरह, जैसे लिखे हैं पहले तो ठीक है। लिखे हैं पहले तो कितना मॉलिक्यूलर मास होता है क्लोरोफिल ए का, निकलवाएं। मोलर मास लिख सकते, मॉलिक्यूलर मास नहीं। मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी ही तो निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे लिखोगे? हमें पता रहेगा P4 मॉलिक्यूल है तब ना मॉलिक्यूलर मास। हाँ, गाय नहीं हो सकता है। हेटेरोटॉमिक में 2 एटम का अलग अलग सब कुछ। इस फॉर्मूले से होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की ही एटॉमिसिटी निकलेगी नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब एक दूसरा नया बात पढ़ाने वाले हैं, ये मोटे मोटे तौर पे कहीं ना कहीं पहले भी था। हाँ, ये राइट क्वेश्चन है। बंद कर दो उधर पीछे। ये राइट क्वेश्चन पूछा है लड़का कि जब बर्जलिया साहब का हाइपोथेसिस गलत था तो पढ़ते क्यों है? हम लोग पढ़ते ही क्यों है? ये पढ़ाइया बनाया कौन है? सवाल तो यही है, अल्टीमेट क्वेश्चन तो यही है कि ये पढ़ाई किसने बना दिया है, काहे बना दिया है। कोनो DMSP बनेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा लगाएंगे क्या? टेन थीटा लगाना पड़ेगा क्या? कोई BDO साहब बन जाते, CO साहब बन जाते हैं तो केमिस्ट्री के क्लोरोफिल का फॉर्मूला कोई पूछता है क्या? फिर क्यों बनाया? तो ये ब्रेन डेवलपमेंट प्रोसेस है, बस और कुछ नहीं है। ये सिलेबस से आपके दिमाग का विकास होता है, आपको सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए अब उसको सेलेक्ट करना था, तो किस बेसिस पे आपको सेलेक्ट करता? अब जैसे दौड़ में ही सेलेक्ट करना, पुलिस बनना है, तो एक बेसिस बनाया है ना भाई कि आप 55 सेकंड में इतना मीटर दौड़ जाते हो तो आप ठीक हो, मेरे लायक हो।
और वो इन प्रैक्टिस ठीक भी है, उसमें लगता है कि जरूरत था इसका, लेकिन इसका तो जरूरत था ही नहीं है। नहीं लगता क्या? जैसे ये दरोगा साहब बन करके क्लोरोफिल का फार्मूला बताएंगे, हेलमेट देखेंगे, पैसा खोजेंगे, वो थोड़े ना क्लोरोफिल का फार्मूला पूछेंगे। नहीं, लेकिन एक दिमागी विकास के लिए क्या करना चाहिए था किसी को? तुम ही एक बच्चा को टेस्ट करोगे, 8 साल 10 साल का बच्चा है, कैसे टेस्ट करते हैं? कुछ पूछ के, जो उसके सिलेबस में पढ़ना। मेन बात यही है, ठीक है, कि इसका दिमागी विकास उस हिसाब से हुआ कि नहीं, 10 साल लायक है कि नहीं, ये पता चल जाता है। तो बस तुमको देखना चाहता है कि इंजीनियर बनने लायक है कि नहीं, ये डॉक्टर बनने लायक है कि नहीं, बस इतना ही देखना चाहता है। अब कंपटीशन ज़्यादा है, चूंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ सीट कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए और तेज पढ़ना पड़ता है, और ज़्यादा कुछ करना पड़ता है। ये सवाल था पढ़ाई क्यों है। अब बताते हैं, बर्जिलियस हाइपोथेसिस था तो पढ़ना क्यों था जब गलत हो गया। तो ये सीरीज बताया कि पहले लोग सोचते हैं, सोचने की शुरुआत करते हैं, फिर उस पे लोग आते हैं अपनी प्रतिक्रिया देने। जैसे तुम करते हो लाइफ में, कुछ तुमको लगा कि हम आज मोबाइल में कुछ नया देख लिए, अब जाते हो दोस्त को दिखा कि यार तू देखा है, अरे तू यही देखा यार, हमने यही और भी देखे। नहीं, तुम्हारा काउंटर कर दिया ना, अब तुमको तुम्हारे से बढ़िया लग सकता है। बस वही है, बर्जीलिया साहब को पहले सोचे, एवोगाड्रो साहब उसके बाद में सोचे, क्या केमिस्ट्री थोड़ी ना खत्म हो गया, फिर और लोग सोचेंगे और लोग सोचेंगे, तो जैसे ये सोच सोच के बढ़ेगा वैसे तुम्हारा दिमाग भी बढ़ेगा। बस यही के लिए, और कोई मकसद, कोई मतलब सही मायने में नहीं दिखता है। प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली आपका सेहत दिखता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखता है, नहीं, और इससे वही सब तेज होता है। और कौन सा बात है? हाँ, मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे तो फिर मेडिकल की पढ़ाई करेंगे, तो फिर इन प्रैक्टिस इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाएंगे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे, तो वहाँ जो पढ़ाया जाएगा वो आपके इंजीनियरिंग वाले सर्विस में काम आएगा, वो मेडिकल वाले सर्विस में काम आएगा। साइन थीटा कोस थीटा से तो कुछ होने वाला नहीं है। क्या तुम्हारे क्वेश्चन का जस्टिफिकेशन वाला आंसर दिए हम? मतलब तुम सुन के जो नहीं पढ़ता है वो तो तुम देखो ना उसमें, और जो तुम पढ़ते हो तो तुम में सोचने में डिफरेंस आ जाए, सोचने में डिफरेंस आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिसिटी तो लिख ही दिए थे हम। दूसरा वेपर डेंसिटी, और तुम चीजों को कैसे सोचते हो ना, बस यही यही है ये पढ़ाई वाला सीरीज। अब रोड पे चलो तो देखो कितना टेम्पो वाला से मारा मारी की, वो ना हम तो 2 रुपया देंगे, वो बोल रहा ना हम 2.5 से कम ना लेंगे। झगड़ जाओ, थाना पुलिस आ जाए, फिर सबका 5-5 हजार लेगा। एक तो हुआ कि मैनेज करके चल दिए। तो यही दिमागी विकास, कितना लड़ाई हो तो होते रहता है। वेपर डेंसिटी, ये क्या होता है? ये बिल्कुल नया होगा शायद। वेपर डेंसिटी, इट इज रिलेटिव टर्म, नया भी होगा, भारी भी लग सकता है, इसकी गारंटी हम देंगे नहीं, इसलिए गौर से सुनते रहिएगा, है ना। इट इज रिलेटिव टर्म दैट इज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू अदर, डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू अदर, डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू अदर। एक्चुअली में क्या हुआ ना बच्चा, कि वो
जो पहला से लेके 10वां तक तुम लोग परीक्षा देते रहा ना, 2 महीना 3 महीना पे, तो तुमको लगने लगा सिर्फ परीक्षा के लिए पढ़ते हैं। समझे? ये यही यही खराब हुआ। परीक्षा के लिए पढ़ना ही नहीं होता है, पढ़ना ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ही होता है। और उसी डेवलप्ड ब्रेन से कुछ भी हो सकता है। मुखिया भी बन सकता है, एमएलए भी बन सकता है। लेकिन जब ब्रेन डेवलप नहीं होगा तो ये वो रोड पे कुछ करेगा कि एगो एफआईआर लॉन्च हो जाएगा, तो अब तुम कुछ नहीं बन सकता है ना। तो ये सब चीज इट इज रिलेटिव टर्म, और हम ऐसा करते भी हैं। हम ब्रेनी डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं और सवाल उसी से बन जाता है ना। चीज़ों को समझना है। इट इज रिलेटिव टर्म दैट इज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू, ये अपने डिफाइन नहीं होता। एक दिन और बता रहे थे रिलेटिव एटॉमिक मास के समय में रिलेटिव टर्म, जितने भी समय में रिलेटिव टर्म आए उसको ऐसे समझना है, डिफाइन विद रिस्पेक्ट टू अदर। और उसको कैसे समझना है? जैसे ये बचवा है ना, ये बचवा है, इनकी मम्मी को पूछा गया कि जो आपका लड़कवा है उसका वजन कितना है, कई किलो का है, तो मम्मी है उस वक्त नजर लग जाएगा, डायरेक्ट नहीं बताएंगे, बोले है ज्यादा कहाँ भारी है, ये जो बगल के गांव में सुमो पहलवान रहता है उसका चौथाई तो है। अब जाइए इनका बचवा का वेट पता करने के लिए बगल के गांव में सुमो पहलवान का वेट पता कीजिए, तो नजर नहीं लगता है। ऐसे डायरेक्ट कर देती 100 किलो का है, कितना खाता होगा? नहीं, ये मामला होता है। रिलेटिव टर्म ऐसे ही टर्म को कहते हैं जो अपने से डिफाइन नहीं होता, किसी के रेफरेंस से डिफाइन होगा, किसी का मदद लेना पड़ेगा उसको डिफाइन करने, है ना। तो वेपर डेंसिटी भी एक ऐसा टर्म है जो खुद से डिफाइन नहीं होता, उसको एक दूसरे का मदद लेना पड़ेगा डिफिनेशन के लिए ही, ठीक है। और ये होता क्या है, अब सुनिए, रेशियो होता है। इट इज द रेशियो, इट इज छोड़ो कॉल्ड एज, तुम लोग अभी ज्यादा समझोगे। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी गैस विथ रिस्पेक्ट टू, आई नकल लिखना ही पड़ेगा, WRT, है ना। The ratio of density of any gas with respect to density of hydrogen gas at STP or NTP, known as vapor density। कोई भी हो सकता, देखो इसमें कौन आया, वो तो जनरल टर्म लिखे थे ना कि रिलेटिव टर्म कहते किसको है ना। वेपर डेंसिटी में अदर कौन है? हाइड्रोजन गैस, है ना। वेपर डेंसिटी में अदर कौन है? हाइड्रोजन गैस। ऐसे हो कोई भी सकता है, किसको डिफाइन कर रहे हैं ये डिपेंड करेगा। The ratio of density of any gas with respect to density of hydrogen gas at STP or NTP, at STP और NTP। क्लियर है? मतलब बात समझ में आई कि क्या है, ये रेशियो है किसके किसके बीच? जिस गैस का वेपर डेंसिटी निकालना है उसी को हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से भागा दे देना है, तो वेपर डेंसिटी निकल जाएगा, ठीक है।
और हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी को छोड़ के किसी और गैस की डेंसिटी लेंगे तो वेपर डेंसिटी नहीं निकलेगा, है ना। उसको कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, है ना। हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से किसी की डेंसिटी को भागा दे देंगे, क्या निकलेगा? वेपर डेंसिटी। और हाइड्रोजन गैस छोड़ के किसी और गैस की डेंसिटी से किसी गैस को भागा देंगे तो क्या निकलेगा? रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो अलग से लिख देंगे रिलेटिव डेंसिटी, फिलहाल वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी बराबर डेंसिटी ऑफ unknown gas by density of hydrogen gas at HTP और NTP। हाइड्रोजन गैस का ही लेंगे तो वेपर डेंसिटी, हाइड्रोजन गैस को छोड़ के कोई और गैस ले लेंगे तो उसको वेपर डेंसिटी नहीं कहेंगे, उसको रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे। अरे भाई उस सुमो पहलवानों को क्यों खोजा था? इस सुमो पहलवान को उनकी मम्मी क्यों खोजी थी? कि उनको सब जानता था ना, फेमस आदमी था, तब ना कहा गया फलवा गांव का जो सुमो पहलवान। तो रेफरेंस उसी का लिया जाएगा जिसको लोग जानता है। अब उसका बॉडी किसके जैसा है? एक ही को नाम आता है, सलमान खान जैसा, हो गया रेफरेंस। नहीं तो टाइगर श्रॉफ जैसा, हो गया एक रेफरेंस। और 10 ठो का नाम कहाँ जानते हो कि किसी को तुम रेफरेंस दे रहे हो तो वो तुम्हारा रेफरेंस समझ जाएगा। लेकिन सलमान खान का रेफरेंस हम दे दिए, तुमको समझ आ गया या नहीं आ गया? इतना ही बात है। कहीं भी कोई भी रेफरेंस, जैसे एटॉमिक मास यूनिट में कार्बन का रेफरेंस, यहाँ पे हाइड्रोजन का रेफरेंस, तो हम दोनों बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन का रेफरेंस लेंगे तभी निकलेगा वेपर डेंसिटी, और नहीं तो क्या निकलेगा? रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, हाँ सर, बताएंगे बताएंगे, उसी का डेंसिटी पता रखना है, बस भागा दे के निकल जाएगा। अभी एक मेथड ऐसा बताने वाले हैं जिसमें हमको दोनों का डेंसिटी का जरूरत ना है, हमको डेंसिटी से मतलब ही नहीं है, वेपर डेंसिटी निकलेगा। देखिएगा कैसे। डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हो आप? डेंसिटी जो जनरल वर्ड है उसको कैसे डिफाइन करते हो? हाँ, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो लिख सकते हैं ऐसे हम लोग, मास पर यूनिट वॉल्यूम। नहीं, नहीं लिख सकते बाबू, बोलो ना। तो वेपर डेंसिटी बराबर, जरा देखना अब, डेंसिटी ऑफ अननोन गैस के जगह हम लिख रहे हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अननोन गैस। बाय मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। बोलो, अरे लिख दिए, कोई समस्या है क्या? देखते रहना। मास पर यूनिट वॉल्यूम हम मान लेते हैं 22.4 लीटर। क्या मास ऑफ एक यूनिट वॉल्यूम मान लेते हैं कितना? 22.4 लीटर ऑफ, बोलो अननोन गैस यूजी लिखेंगे अब, बाई, सुन रहा है ना सब, मास ऑफ पर यूनिट जो है, नीचे भी 22.4 लेना पड़ेगा जब ऊपर लिए हैं, यूनिट मतलब एक होता है,
तो ऊपर भी जितना लेंगे नीचे भी उतना ही लेंगे, तो बात बराबर तो है, कट तो जाएगा। लीटर ऑफ कौन गैस, अरे वाह, वो समझ गया। अब देखो अगले बार क्या करने वाले हैं, बहाने दो, उतार लेना समय लेकर के। मास ऑफ 22.4 लीटर मतलब मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 22.4 लीटर, मास ऑफ 22.4 लीटर गैस बराबर मास ऑफ, बोलो ना जी, 1 मोल ऑफ गैस, और मास ऑफ 1 मोल गैस बराबर, अरे बोलो ना जी, मॉलिक्यूलर मास। तुम लोग इतना, यही प्रोसेसर को तेज करने के लिए पढ़ना होता है ना, कि फटाफट फटाफट चीजों, दिमाग में जो चीजें हैं उसको रीअरेंज कर लिए, है ना। वैसे ही बाद में जो है ना, नौकरी करने में जो बिखरा हुआ ऑफिस रहता वो तुरंत सरिया देता। और नहीं तो लाइफ में एगो पेपर रखोगे और लाइफ भर ढूंढोगे, मिलवे नहीं करेगा। यही सब होता है, पढ़ना तो इसीलिए चाहिए। मास ऑफ 22.4 लीटर गैस बराबर मास ऑफ 1 मोल गैस। अब मास ऑफ 1 मोल गैस बराबर, अब बोलो, हम मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ अननोन गैस के जगह पे धमाकेदार बात लिखना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस बराबर, जिस गैस का भी वेपर डेंसिटी निकालना होगा उसका मॉलिक्यूलर मास, और हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, बराबर वेपर डेंसिटी है क्या, बराबर, क्या प्रूव हो गया सर, देखिए कुछ, मॉलिक्यूलर मास बराबर 2 इंटू, अभी लिखे थे ना, डेड फार्मूला था उस समय कि ऐसा होता है, लिख लो। अब प्रूव हो गया ना कि हाँ, मॉलिक्यूलर मास बराबर 2 गुना वेपर डेंसिटी क्यों होता है और कैसे आया है ये, क्या फील किया कुछ बच्चा, डेंसिटी का जरूरत पड़ा, अरे डेंसिटी का जरूरत पड़ा, तो झूठे परेशान हो रहा था, है ना। ये एकदम मदारी टाइप है, जो पूरा भीड़ जमा कर लेता है कि सांप को कबूतर बना देंगे, और लास्ट तक कबूतर न बना पाता है वो, और भीड़ देखते ही रहता है, देखते रहता है, देखते रहता है कि कब बनेगा ये कबूतर, कब उड़ेगा। देखिए डेंसिटी, डेंसिटी कहाँ जाके टूट गया, मॉलिक्यूलर मास पे, है ना। तो डेंसिटी लगाना ही नहीं था कहीं पे, हमको किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास पता होगा, उसको 2 से डिवाइड कर देना है, वेपर डेंसिटी निकल जाता है साहब, है ना। इसीलिए हाइड्रोजन गैस लिया गया था, ताकि 2 से भागा दे दें मॉलिक्यूलर मास को, तो वेपर डेंसिटी निकल जाए। और किसी का यदि वेपर डेंसिटी पता है एक्सपेरिमेंटली, तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल दे 2 से गुना करके। ठीक है, एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर मास निकालने का एक तरीका एवोगाड्रो साहब बताए थे, कि किसी गैस का एक्सपेरिमेंटली आपको वेपर डेंसिटी पता है तो यू कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। अब सिलेबस में यदि आपको कोई सर पूछते हैं कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं बताओ, मत बोलना एटॉमिक मास जोड़ के, वो इसलिए नहीं पूछे, वो इसीलिए पूछे कि सर पहले वेपर डेंसिटी पता कर लेंगे गैस का, उसको 2 से गुना कर देंगे तो मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। बोलेंगे वेपर डेंसिटी कैसे पता करोगे, बोले एक्सपेरिमेंटली वो पता होगा किसी अननोन गैस का। एक्चुअली में साइंटिस्ट गैस खोजता रहता है, तो उसको फार्मूला कहाँ पता है, पहले फार्मूला पहले पता नहीं होता है ना, और गैस मिला,
कौन सा गैस है ये, क्या फॉर्मूला होगा इसका, कितना मॉलिक्यूलर मास होगा, यही तो पता लगाना होता है। तो उस गैस की वेपर डेंसिटी निकालते लोग, और वेपर डेंसिटी निकाल के मॉलिक्यूलर मास निकाल देते। समझ में आ रही है बात? ये एक तरीका है जिससे हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि एटॉमिक मास जोड़ के निकालते हैं, वो गलत था, वो तो तरीका था ही, लेकिन लोग पूछते इसी के लिए। पीछे कर दें? अरे वाह, तुम तो बोलता भी नहीं। यहीं से ना? देखो, 4 लाइन यदि तुम इसको घर पे जाके लिख लेते हो, अच्छा खासा ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और नीट वाले एक्सपीरियंस आईआईटी वाले बच्चों के रिव्यू पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, लन फन बोलता रहता है सब। क्वेश्चन पेपर मंगा के देखिएगा। तरीका ये है कि क्या क्वेश्चन आया, है ना? वो एक आध दो को समझ आता है कि नहीं आता, अभी तो 2 अक्षर पढ़े, अभी क्या ही समझ में आएगा। लेकिन क्वेश्चन देखिएगा तो एक अलग से दिमाग में फ्रेम होता है ना, कि इस तरह का आता है। हाँ, मुझसे भी नहीं हुआ। देखो, क्योंकि सब 720 में 720 भी ले आता है। बचपन से हो जाता है, क्योंकि बचपन ही ना चैट जीपीटी में सेट करेगा, और वही फिर निकल के आता है। अब 6 महीना बाद आते रहेगा वो, अभी नहीं आ रहा है ना? तो वो सबको बड़ा नहीं मानना है उसको, उस चीज़ों को ऐसे देखो कि तुम ही लोग ना फिर पढ़ के चैट जीपीटी में डालोगे, तो फिर कोई खोजेगा तो उसको मिलेगा, है ना? गूगल यूट्यूब पे कौन है? हम ही लोग हैं ना, हम हैं जो उस पे पढ़ाते हैं, फिर वो सच में आ जाता है। वहीं तक तो पहुंचना रहता है लोगों को, है ना? ये रीच हम लोगों में होना है। ऐसे उसको लगता है मतलब भगवान टाइप हो गया है, कि इसमें जो डालेंगे वो आ ही जाते हैं। वैसा तो है नहीं। सब कोई ना कोई ह्यूमन ब्रेन फ्रेम करता है, डेटा सबको ऐड करता है, और वही आप खोजते हो तो आता है। तो मॉलिक्यूलर मास बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस नहीं रहेगा, कोई और गैस रहेगा तो रिलेटिव डेंसिटी तो बगल में लिख लेने में भलाई है ना, वहीं से चलेंगे फिर, लेकिन आना तो यहीं पे है। तो रिलेटिव डेंसिटी यदि किसी को निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ जिसका निकालना है बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है। उसमें लिखेगा क्लोरीन गैस का डेंसिटी बताइए इन रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, तो हम ऊपर में क्लोरीन गैस लिखेंगे, नीचे में ऑक्सीजन गैस लिख देंगे, है ना? तो अदर है, मतलब एवोगाड्रो साहब के एप्लीकेशंस में वो नहीं आता, लेकिन इसी तरह से वो बन जाएगा रिलेटिव डेंसिटी बराबर मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस बाय मॉलिक्यूलर मास
ऑफ रिलेटिव गैस। है ना, ये अलग से हाईलाइट करके नीचे में डिफिनीशन के तौर पे लिख देना। है ना, आप लोग जो है ना, समस्या ये भी हो जाता है ना कि कभी कभी लोग देखते क्या है, जैसे कि विराट कोहली को देख रहे होते, जो देखना ही नहीं है, उसके कर्मों को देखना है। वो जब बोला कि सबसे अच्छा साल कौन सा था आपका, बोला 366 दिन जिस साल में होता है। बोले अच्छा कैसे हो गया, तो सब छुट्टी चाहता रहता है, आप एक दिन एक्स्ट्रा चाहते रहते हैं। बोला हाँ, प्रैक्टिस के लिए एक दिन एक्स्ट्रा मिला ना साल में, ये तो बिल्कुल फ्री में मिला, बाय नेचर मिला। एक दिन और ज़्यादा मिल गया एक साल में प्रैक्टिस के लिए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और उस तरह की कंसिस्टेंसी के साथ जब वो खेल रहे थे, इतना महान हो चुका है, तो उस प्रोसेस को देखना होगा। तेंदुलकर साहब की प्रोसेस को देखना होगा, कैसे कंसिस्टेंसी क्या है। तो उसका फोटो देख करके पूजा वूजा करने लगता है, माला उला पहना देता है। भैया ये इससे तो, भाई तुम इसके लिए तो बोलो ही मत। अरे किसके लिए, थोड़ा भी दो आँख नाक कान मुंह है, कर्म कर लो ऐसा, तुमको भी लोग देखेगा। होता तो इतना ही। चलिए, ये सब प्रवचन टाइप है, लेकिन सुनते रहिएगा और थोड़ा समझते रहिएगा। मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू आया है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मॉलिकुलर मास एंड वॉल्यूम रिलेशन। मॉलिकुलर मास और वॉल्यूम में क्या रिश्ता है, तीसरा एप्लीकेशन है। तो अभी अभी हम लोग पढ़े मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू, बोलो ना, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। एक चीज देखता होगा, बचपन में स्कूल में मैडम जो है ABCD पढ़ाती थी, वो भी बहुत हल्ला हल्ला करवा करवा कर, बोलो ए, तो सब बचपन बोल रहा है ए, मतलब अब बाउंड्री के बाहर रोड जो जा रहा है वो सुन रहा है स्कूल है ABCD पढ़ा रहा है। ये प्रोसेस क्यों था, उतना था तभी ABCD याद हो। एक्चुअली में हम जब मॉलिकुलर मास बराबर 2 इंटू रुकते हैं ना, तो आपको वही आवाज सुनने को, तो एक आध को लगता है, कोई बोला वेपर डेंसिटी, सामूहिक आवाज होना चाहिए सबका, है ना, तो अभी तो बता ही रहे थे। तो 2 इंटू बोले वेपर डेंसिटी सर, बात हो गया, तब कनेक्ट रहोगे। नहीं तो दिमाग में सोचने के लिए अनेकों चीज है, जो सोचते रहता है लोग, कनेक्ट नहीं हो पाता, है ना। वो हम लोग छोड़ते हैं कनेक्ट होने के लिए, कि बचवा कनेक्ट हो जाएगा हमसे, टू हम बोलेंगे, वेपर डेंसिटी वो बोल दी। अब टू हम बोलेंगे, टू नहीं बोलेगा क्योंकि बड़ा हो गया। अब थोड़े ना मैडम ये बोलेगी तो बचवा ये बोले। अब अगले बार बोलना है 2 इंटू वेपर डेंसिटी का मतलब, बोलो ना रे, डेंसिटी ऑफ बाई, हाँ अब थोड़ा कुछ लगा, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट HTP। ठीक है, वैसे ही चलना है। 2 इंटू मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ
unknown gas by mass per unit volume of hydrogen gas at step बराबर 2 into mass of 1 liter of unknown gas। तो नीचे क्या लिखेंगे? मास ऑफ 1 लीटर ऑफ, हाँ बोलिए बोलिए, हाइड्रोजन गैस। इसमें शर्माना नहीं होता बच्चे को एट एस पे, ठीक है। अब 1 लीटर हाइड्रोजन गैस का मास का जरूरत यहां पे पड़ गया, ठीक है। ये फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट है। 1 लीटर हाइड्रोजन गैस का मास 0.082 ग्राम होता है, 0.082 ग्राम होता है। बराबर 2 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ अननोन गैस बाई 0.082 बराबर 2 इंटू 0.082 तो हो ही जाएगा। जरा देख लेते हैं डिवाइड करके कितना आता है। 2 डिवाइडेड बाई 0.082, एक मिनट, नहीं उल्टा कहाँ हुआ है, एक मिनट, 89। देखो तो जरा फिगर क्या है, कितना फिगर है? 22.4। कुछ याद आ रहा है? एवोगाड्रो साहब यही बात तो बताए थे कि 1 मोल गैस का मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर और 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर के बराबर। ये 22.4 यहीं से खोजे थे, ऐसे ही खोजे थे 22.4 कैसे, है ना, जिसको हम पीवी बराबर एनआरटी फार्मूला पे रख के भी प्रूव किए। क्या लिखेंगे देखिएगा, क्या लिख दें यहाँ पे? 4 के बाद कुछ था एटूट, ठीक है, इनटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ अननोन गैस। क्या कोई शक है जी? अब बोलो मास ऑफ कितना लिख दें? 22.4 लीटर ऑफ अननोन गैस। क्या था यहाँ पे, किसके बराबर निकाले हम? तो मॉलिक्यूलर मास और वॉल्यूम में रिलेशन निकल गया कि ना निकल गया? एक गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? बोलेंगे सर 22.4 लीटर का जो मास होता है वही मॉलिक्यूलर मास होता है। यही सब बातों को एवोगाड्रो साहब मैथमेटिकली उस तरह से बता रहे थे, है ना, कि 1 मोल गैस का मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर, 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर के बराबर। अब वो जो फिगर है ना 6.022 इंटू 10⁻23, वो भी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ही आया है, लेकिन वो 12th में पढ़ना है, अभी समझाने से नहीं होगा, है ना। लेकिन वो गिन के नहीं आया है, ऐसा नहीं है कि एवोगाड्रो साहब गिने थे कि 1 मोल में कितना पार्टिकल होता है। कोई ऐसा पूछ रहा है तो आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है ना, वो काउंटेबल नंबर नहीं है। एवोगाड्रो साहब से क्या, एवोगाड्रो साहब के डिस्ट्रिक्ट वाला भी सब मिल के लग जाएगा और जिंदगी भर काउंट करेगा, नहीं होगा। एवोगाड्रो साहब के डिस्ट्रिक्ट वाला ही नहीं, पूरे पॉपुलेशन लग जाएंगे, नहीं काउंट होगा। Avogadro number is not a countable number, that number is also calculative, है ना, वो नंबर भी कैलकुलेट हुआ है। ये था वो फॉर्मूला जिससे एवोगाड्रो नंबर कैलकुलेट हुआ है।
ये Na यही एवोगाड्रो नंबर है। किसी चीज की डेंसिटी को पता करना है, नंबर ऑफ एटम पता करना, उसका मॉलिक्यूलर मास रखेंगे, और ये एज लेंथ है पार्टिकल का। अब ये ही सारी चीज़ों को एक साथ अभी नहीं बता सकते, इसलिए ये फार्मूला का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज जो थोड़ा ज़्यादा जानना चाहते हैं वो अलग से कहीं पे लिख दीजिएगा। इससे ये तो समझ आएगा कि कोई बुड़बक ना बनाएगा। एवोगाड्रो नंबर क्या, एवोगाड्रो साहब गिने थे, तुम लोगों को क्या लगता था गिने होंगे? जैसे एक दर्जन में 12 अंडा गिन लेते हम लोग फट से, वैसे ही एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल गिन लिए होंगे। नहीं, वो गिने नहीं थे। वो इस फार्मूला से काउंट होता है, मतलब कि इस फार्मूला से कैलकुलेट होता था एवोगाड्रो नंबर, जो आता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के बराबर। बहुत सारी बात हो गई, बोलो क्या दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत है तब? क्या क्या पढ़ लिए आज? एटॉमिसिटी पढ़ लिए है ना, और दूसरा पढ़ लिए हम लोग वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड कैसे है। तो सिंपल है, मॉलिक्यूलर मास बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी। और तीसरी बात पढ़े, किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास उसके 22.4 लीटर के मास के बराबर होगा। क्लियर है? तो फिर ठीक है, क्वेश्चंस बनाते रहिए आप लोग, है ना। एक दिन कभी उसी का क्लास लेंगे।